हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल अभी विजन में। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हमारे इस चैनल में यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस 2020 के लिए एमसीक्यू का टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है और यह टेस्ट सीरीज का वीडियो पार्ट 5 होगा। आइए हम सभी मिलकर इन 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि हम लोगों को पता चल सके कि हमारी प्रिपरेशन कैसी है। और आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की ज़रूर कोशिश करना। ये ऐसे क्वेश्चंस है जिसको आने वाले समय में यूजीसी एनटीए नेट पूछ सकता है। अंत में आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना ताकि हमें पता चल सके कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। और जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ सकते हैं और अपने डाउटफुल क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में सरकारिया आयोग ने निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिशें की थी। सरकारिया आयोग राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में कौन कौन सी रिकमेंडेशंस दी थी, ये क्वेश्चन में बोला गया है। फर्स्ट है हमारा, वह जीवन के किसी क्षेत्र में प्रतिष्ठित होना चाहिए। वह जीवन के किसी क्षेत्र में प्रतिष्ठित होना चाहिए। सेकेंड है, वह राज्य से बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। थर्ड है, वह तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए और राज्य की स्थानीय राजनीति से घनिष्ठ रूप से जुड़ा नहीं होना चाहिए। फोर है, वह एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसने सामान्यतया राजनीति में विशेषकर हालिया राजनीति में बहुत भाग न लिया हो। तो नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चुनाव करना है। बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट होगा। राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में सरकारिया आयोग ने कौन कौन सी सिफारिशें की थी, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बताइए। यूजीसी नेट के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और आपको ये क्वेश्चन मालूम होने चाहिए। एज ए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होने के नाते आपको ये क्वेश्चन मालूम होने चाहिए। देखिए, इस क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि वह जीवन के किसी क्षेत्र में प्रतिष्ठित होना चाहिए। बिल्कुल, सरकारिया आयोग ने ऐसी रिकमेंडेशंस प्रस्तुत की थी राज्यपाल के नियुक्ति के संबंध में। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड है, वह राज्य से बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। वह तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए और राज्य की स्थानीय राजनीति से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। वह एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसने सामान्यतया राजनीति में विशेषकर हालिया राजनीति में, हाल फिलहाल के राजनीति में बहुत भाग न लिया हो। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। ये जो चारों रिकमेंडेशंस हैं वो सरकारिया आयोग ने राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में पेश की थी। अतः इसका ऑप्शन हमारा 4 करेक्ट होगा। दैट मीन्स कि ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, यहाँ ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन पॉइंट्स को आप याद रखिएगा कि सरकारिया आयोग ने राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कौन कौन सी जो रिकमेंडेशंस है वो पेश की थी। इस पॉइंट को आप सभी लोग याद रखना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि पंचायत की पदावधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, पंचायत की पदावधि उसके निर्वाचित होने की तारीख से 5 वर्षों तक की होनी चाहिए। सेकेंड है, यदि यह पहले भंग हो जाती है तो चुनाव इसके भंग होने के 6 माह के भीतर हो जाने चाहिए। थर्ड है, समय से पूर्व भंग होने के पश्चात गठित किसी पंचायत को नए सिरे से 5 वर्षों का कार्यकाल दिया जाएगा। 4 है, यदि किसी पंचायत की पदावधि 6 माह से कम की है तो चुनाव कराना आवश्यक नहीं होगा। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चुनाव करना है। बताइए कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है पंचायत की पदावधि के संबंध में। बताइए कि कौन सा इसमें जो दिया गया स्टेटमेंट है वो करेक्ट होगा। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ए है हमारा कि केवल फर्स्ट सही है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर देखना है। ए है केवल फर्स्ट सही है,
बी है केवल फर्स्ट और सेकंड सही है, सी है केवल सेकंड और थर्ड सही है, और ऑप्शन डी है केवल फर्स्ट सेकंड और फोर्थ सही है। तो बताइए कि कौन सा इसमें से हमारा करेक्ट आंसर होगा, बताइए। इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। पंचायती राज सिस्टम अगर आप पढ़े होंगे अच्छी तरह से तो आपको मालूम होगा, आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकेंगे। देखिए, वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं आपको आंसर बताता हूं इसका। देखिए, फर्स्ट है पंचायत की पदावधि उसके निर्वाचित होने की तारीख से 5 वर्षों तक की होनी चाहिए। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है पंचायत की पदावधि के संबंध में। सेकेंड है कि यदि यह पहले भंग हो जाती है तो चुनाव इसके भंग होने के 6 माह के भीतर हो जाने चाहिए। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड कहता है कि समय से पूर्व भंग होने के पश्चात गठित किसी पंचायत को नए सिरे से 5 वर्षों का कार्यकाल दिया जाएगा। ऐसी बात नहीं की गई है, पंचायत के पदावधि के संबंध में ऐसी बात नहीं की गई है। तो थर्ड ऑप्शन मेरा इनकरेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। 4 है यदि किसी पंचायत की पदावधि 6 माह से कम की है तो चुनाव कराना आवश्यक नहीं होगा। ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है। यदि किसी पंचायत की पदावधि 6 माह से कम की है तो चुनाव कराना आवश्यक नहीं होगा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। दैट मीन्स कि फर्स्ट, सेकेंड और 4 सही है। फर्स्ट, सेकेंड और 4 सही है। तो पंचायत की पदावधि के संबंध में ये बात आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन ए है और दूसरा तर्क आर है। एसर्शन और रीजन का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन यूजीसी नेट हमेशा ही पूछता आया है और आपको ध्यान देना है ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करना है। अभिकथन ए कहता है कि आर्टिकल 1 दैट मीन्स अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? क्या ये जो असर्शन दे रखा है क्वेश्चन में ये करेक्ट है दोस्तों? बताइए कि भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है। इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बात करता है ऐसा? तर्क आर है कि राज्यों का संघ शब्द का उपयोग उपराष्ट्रवाद की भावना को दबाने और देश की एकता और अखंडता को सुदृढ़ करने के लिए किया गया था। तो बताइए कि इसमें कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है? कुट में दे रखा है ए है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है ए सही है परंतु आर गलत है और डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 जैसा कि आप जानते हैं। देखिए, अभिकथन ए में बोला गया है कि अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है। बिल्कुल करेक्ट है, एसर्शन बिल्कुल करेक्ट है। आर्टिकल 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 1 है वो बोलता है कि इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। और तर्क आर बोलता है कि राज्यों का संघ शब्द का उपयोग उपराष्ट्रवाद की भावना को दबाने और देश की एकता और अखंडता को सुदृढ़ करने के लिए किया गया था। बिल्कुल, देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित किया जा सके इसीलिए राज्यों के संघ के रूप में इसे वर्णित किया गया है। भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है। दैट मीन्स कि कूट में ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। आर जो है एक का सही एक्सप्लेनेशन है। तो आपको इसका आंसर मिल गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किसने उच्चतम न्यायालय को प्राप्त अत्यधिक शक्तियों और स्थिति जवाबदेही के कारण गहन विरोधाभासपूर्ण संस्थान कहकर उच्चतम न्यायालय की आलोचना की है? बताइए वे कौन हैं जिन्होंने उच्चतम न्यायालय को
प्राप्त अत्यधिक शक्तियों और स्थिति को जवाबदेही के कारण गहन विरोधाभासपूर्ण संस्थान कहकर उच्चतम न्यायालय की आलोचना की है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कोशिश कीजिए, बताइए। किन्होंने उच्चतम न्यायालय को प्राप्त अत्यधिक शक्तियों और स्थिति जवाबदेही के कारण गहन विरोधाभासपूर्ण संस्थान कहकर उच्चतम न्यायालय की आलोचना की है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा प्रताप बी मेहता। दैट मीन्स कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। प्रताप बी मेहता ने उच्चतम न्यायालय को प्राप्त अत्यधिक शक्तियों और स्थिति जवाबदेही के कारण गहन विरोधाभासपूर्ण संस्थान कहकर उसकी आलोचना की है। तो आपको अपना आंसर मिल गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 5 है हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सभी प्राधिकरण भारत के उच्चतम न्यायालय की सहायता करेंगे? कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये बात करता है कि सभी प्राधिकरण जो हैं वो भारत के उच्चतम न्यायालय की सहायता करेंगे? ए है, ऑप्शन ए है आर्टिकल 139, ऑप्शन बी है आर्टिकल 144, ऑप्शन सी है आर्टिकल 141 या फिर ऑप्शन डी आर्टिकल 142। बताइए कौन सा आर्टिकल है जो ये बात करता है कि सभी प्राधिकरण भारत के उच्चतम न्यायालय की सहायता करेंगे? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 144। आर्टिकल 144 ये बात करता है कि सभी प्राधिकरण भारत के उच्चतम न्यायालय की सहायता करेंगे। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आपको ये बात याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 6 है हमारा, राज्यों के निम्नलिखित समूहों में से कौन सा समूह ऐसा है जिसमें 16वें लोकसभा चुनाव में भाजपा ने सभी सीटें जीती थी? आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि 16वीं लोकसभा चुनाव जो हुआ था उसमें इन राज्यों के समूह में से कौन सा समूह ऐसा है जिसमें भाजपा ने सभी सीटें जीती थी? तो बताना है। ऑप्शन ए है राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, बी है गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, सी है राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, डी है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और झारखंड। तो बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, बताइए। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। ये राज्यों के वे समूह हैं जिसमें 16वीं लोकसभा चुनाव में भाजपा ने सभी सीटें जीती थी। आपको ये फैक्ट याद रखनी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 7 है हमारा, नीचे दो सूचियां दी गई है। सूची फर्स्ट में निर्वाचकीय समस्या को और सूची सेकंड में निर्वाचकीय सुधार को, इन दोनों सूचियों को सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव करना है। सूची फर्स्ट में निर्वाचकीय समस्या दी गई है और सूची सेकंड है निर्वाचकीय सुधार। ए है मतदाताओं का जाली पंजीकरण, बी है मतगणना में देरी, सी है निर्वाचन के दौरान हिंसा और डी है अत्यधिक उम्मीदवार। निर्वाचकीय सुधार में जो ऑप्शन है फर्स्ट है चरणबद्ध मतदान, अभ्यर्थियों की जमानत राशि बढ़ाया जाना, थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, फोटो पहचान पत्र। बताइए कि इसको मैच करना है, बताइए क्या होगा, कोशिश कीजिए। देखिए मतदाताओं का जाली पंजीकरण, ये जो ऑप्शन है ए जो है वो मैच होगा 4 के साथ, फोटो पहचान पत्र। इसके लिए मतदाताओं का जो जाली पंजीकरण होता था इसके लिए एक निर्वाचकीय सुधार किया गया फोटो पहचान पत्र के माध्यम से। मतगणना में देरी, देखिए इस क्वेश्चन में ए का 4 है और बी में मतगणना में देरी दे रखा है। बताइए इसका कौन सा करेक्ट मैच होगा।
इसका करेक्ट मैच कौन होगा? तो मतगणना में देरी होता था, मतलब वोट देने के बाद उस वोटों की संख्या की गिनती करने में देरी होता था। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है, ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो ए का 4 और बी का 3rd, ए का 4 और बी का 3rd यहाँ बी में है और डी में है, तो दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकता है। ए और सी तो ऐसे ही गलत हो गया, तो बी और डी में सेलेक्ट करना है। आगे हमें और भी देखना होगा। सी, निर्वाचन के दौरान हिंसा, निर्वाचन के दौरान हिंसा, तो निर्वाचन के दौरान हिंसा जो होता था उसके लिए क्या किया गया है? तो चरणबद्ध मतदान करवाया जाना, उसके लिए एक निर्वाचकीय सुधार किया गया है, चरणबद्ध मतदान करवाया जाना। अत्यधिक उम्मीदवार, उसके लिए निर्वाचकीय सुधार क्या है? जो निर्वाचकीय समस्या है अत्यधिक उम्मीदवार, इसके लिए है अभ्यर्थियों की जमानत राशि बढ़ाया जाना। मतलब कि सी का फर्स्ट और डी का सेकंड, तो ऑप्शन डी हमारा इसमें करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी, ए का 4, बी का 3rd, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड, ऑप्शन डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आपको अपना आंसर मिल गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन ए है और दूसरा तर्क आर है। फिर से असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन यूजीसी नेट एग्जाम में बहुत आते हैं। कथनों को पढ़ना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करना है। अभिकथन ए है हमारा कि भारत में अभिजाति वर्ग द्वारा लोकतंत्र पहले ही प्रदान किया जा चुका था, परंतु अभिजाति वर्ग ने दशकों तक शक्ति पर एकाधिकार बनाए रखा था। तर्क आर है, अब क्रांति मतदान केंद्र के माध्यम से होती है। तो बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है? बताइए। कूट में दे रखा है कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है ए सही है परंतु आर गलत है। डी है ए गलत है परंतु आर सही है। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? तो ऑप्शन बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्यों देखिए, अभिकथन ए में बात कर रहा है कि भारत में अभिजाति वर्ग द्वारा लोकतंत्र पहले ही प्रदान किया जा चुका था, परंतु अभिजाति वर्ग ने दशकों तक शक्ति पर एकाधिकार बनाए रखा था। लोकतंत्र अभिजाति वर्ग के द्वारा पहले ही प्रदान किया जा चुका था, लेकिन ये वर्ग जो है वो दशकों तक शक्ति पर एकाधिकार बनाए रखा था, मतलब अपना ही वर्चस्व बनाए रखा था। लोकतंत्र पहले ही आ गया था लेकिन अपना वर्चस्व इन लोगों ने दशकों तक बनाए रखा था। तर्क बात कर रहा है कि अब क्रांति मतदान केंद्र के माध्यम से होती है। अब देखिए, यहाँ पर लोकतंत्र के संबंध में बात किया जा रहा है और यहाँ जो रिवॉल्यूशन के संबंध में बात किया जा रहा है, तो दोनों अपने अपने जगह पर सही हैं, लेकिन आर जो है वो ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वतंत्र भारत का ऐसा पहला राज्य का नाम बताना है। इंडिपेंडेंट इंडिया का ऐसा पहला स्टेट का नाम बताना है जिसमें जोड़ तोड़ और दल बदल के बाद सरकार बनी है। बताइए। ऑप्शन ए है पेप्सू, बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है मद्रास और ऑप्शन डी है राजस्थान। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? बताइए। देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मद्रास। स्वतंत्र भारत का मद्रास ऐसा पहला राज्य है जिसमें जोड़ तोड़ और दल बदल के बाद सरकार बनी थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने कहा है कि संसदीय लोकतंत्र की कीमत नौकरशाही है? बताइए, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि संसदीय लोकतंत्र की कीमत नौकरशाही है? कौन बात करता है? किन्होंने कहा है कि संसदीय लोकतंत्र की कीमत नौकरशाही है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हमारा हर्बर्ट मॉरिसन। इसका करेक्ट आंसर होगा हर्बर्ट मॉरिसन। तो इन क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आपको याद रखना है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आपको हमारी यह एफर्ट, हमारी यह वीडियो पसंद आ रही हो तो
इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करें। व्हाट्सएप के माध्यम से हमें कनेक्ट करने की कोशिश करें। शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट एग्ज़ाम पॉलिटिकल साइंस, और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम पॉलिटिकल साइंस और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हों। और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाली पॉलिटिकल साइंस की वीडियोज आपको मिलती रहे। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टेस्ट सीरीज के सेशन के साथ। थैंक यू सो मच।